नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कोयले की कमी के कारण देश में बिजली संकट आने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजधानी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला और गैस देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। तो दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी में बिजली गुल होने की आशंका के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ऊर्जा मंत्रालय, BSES और टाटा पावर के अधिकारियों के साथ बैठक की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली संकट को बेवजह प्रचारित किया गया, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। दिल्ली में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी बिजली की आपूर्ति हो रही है और होती रहेगी। जितने पावर की जिसको जरूरत है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है। अगर कहीं नहीं हो रही है तो हमको बता दो, सुन लीजिए, हमारे पदाधिकारियों को बता दो। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने पावर की आवश्यकता होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। आज भी हमारे पास कुछ रिजर्व है, 4.5 दिन का रिजर्व हमारे पास कोयले का है। तो ये कहना कि हाँ साहब से जितने कोयले की जरूरत थी उतना नहीं है, ये निर्मूल है, भ्रामक है। आपको जितना चाहिए पावर आप रिक्वेशन कीजिए, वो पावर मिलेगा। तो ये निवेदन के बाद दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने बिजली संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में बिजली संकट, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि दिल्ली को जितनी जरूरत है उतनी बिजली मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। उनके बयान पर अब मनीष सिसोदिया ने यह कह दिया कि संकट पर केंद्र सरकार आंख बंद कर लेती है। उन्होंने कहा कि अगर किल्लत है तो सरकार इसे स्वीकार करे। अभी आप सब जान रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से देश भर के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को कोल क्राइसिस के बारे में आगाह कर रहे हैं। कई पावर प्लांट से भी हमें सूचना मिल रही है, जगह जगह आप लोग न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि कौन से पावर प्लांट बंद हो गए, कहाँ कोल का क्राइसिस है। इस सब के बीच आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें किसी भी तरह के कोल क्राइसिस की संभावना को खारिज किया। उन्होंने न सिर्फ ये बताया कि कोल क्राइसिस किसी के तरह का नहीं है, अफवाहें हैं, सब गलत स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसमें ये तक कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी पूरी देखी, आर.के. सिंह जी की, और मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। और जो ये कह रहा है, कोई सरकार अगर ये कह रही है कि क्राइसिस है तो वो गलत कर रहा है। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। इससे ये साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार आज जिस मोड़ में पहुंच गई है। तो इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कोयला संकट की बात मानते हुए कहा कि यह बात बिल्कुल सही है कि समस्या है। जहां से आपूर्ति होती थी वहां उनका उतना उत्पादन नहीं है, कोई कारण है जिसके चलते ऐसी स्थिति पैदा हुई है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ बिहार की स्थिति है, यह सब जगह की स्थिति है। नहीं, आज तो आप सवेरे पूछ रहे थे, उसके बाद वैसे तो हम देख रहे थे। उसके लिए हमने इन लोगों को डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के लिए अपने अधिकारियों को कहा था कि क्या अद्यतन स्थिति। कुछ दिन पहले से समस्या तो है ही, तो जो स्थिति बताई गई है उसके हिसाब से इन लोगों ने मुझको जो बताया, जानकारी दी है, ये फैक्ट है कि जितना यहाँ का रिक्वायरमेंट है और जो पहले आपूर्ति होती थी उस हिसाब से या तो जो NTPC से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके चलते समस्या आई। तो अभी इन लोगों ने बाकी अन्य जगहों पर जहां से बिजली ज़्यादा दाम में उपलब्ध हो रही है वहां से खरीद करके अब करीब करीब जो आवश्यकता है उसके मुताबिक करने की स्थिति में जा रहे हैं।
तो अब स्थिति को तो ठीक करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि है ही सप्लाई कम हो गया है। तो सप्लाई कम होने के कारण यानी वहाँ पर जो भी होगा उसका प्रोडक्शन कम होगा। सप्लाई कम होने का मतलब है कि जितना वहाँ होता है उसमें कमी आई है, तो उसके चलते ये हुआ है। लेकिन हमारे ये विभाग जो है पूरे तौर पर लगा हुआ है और उसमें ऐसी उम्मीद है कि अब करीब करीब वो नॉर्मल स्थिति में पहुंच जाए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोयले की किल्लत के कारण देश के कई हिस्सों में बिजली की कमी की चिंताओं के बीच आज सोमवार को कोयला और बिजली मंत्रालयों के प्रभारी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मुलाकात की। माना जाता है कि करीबन घंटे भर ये बैठक के दौरान तीनों मंत्रियों ने बिजली संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता और वर्तमान बिजली मांगों पर चर्चा की है। बैठक में वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा समूह एनटीपीसी लिमिटेड के अधिकारी भी शामिल हुए। लेकिन बात तो ये तय है कि बिजली पर अब राजनीति तेज हो गई है, लेकिन लोगों को जो डर सता रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं दीपावली अंधकारमय तो नहीं बीतेगी। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है कि आखिरकार ये कोयले का संकट क्या है या फिर इसका विकल्प क्या हो सकता है। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री डॉक्टर फोरम दवे हमारे साथ जुड़ चुकी है और भाजपा की ओर से संजीव पंचोली हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी संजय जी, पहले ऐसी खबरें आई थी कि कोयले की कमी की वजह से देश में बिजली संकट पैदा हो सकता है, जिसके बाद मंत्रालय का एक बयान भी आया। कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बिजली उत्पादक संयंत्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है। लेकिन जबकि पंजाब और दिल्ली की बात करें तो उसके बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं कोयला संकट जो है उसकी बात मानी है। क्या कहेंगे? देखिए जलपति, ये बड़ा पेचीदा मामला है क्योंकि जिस तरह से पिछले कई दिनों से कोयले की वजह से बिजली जाने के मतलब जो संभावना हुई है वो चाइना में भी हुई थी। तो अभी तीन तरह से कोयला आता है। एक कोयला आता है हमारी कोल इंडिया की, जो हमारे हिंदुस्तान की जो माइंस है वो माइन से निकलता है, और दूसरा कोयला हम इंपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया वगैरह कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं। तो अभी हाल में देखा जाए तो मतलब ये कोयले का संकट क्यों खड़ा हुआ है। एक तो पहले कोरोना काल में कोयले की मांग कम थी, मतलब इंडस्ट्रीज कम चल रही थी, तो और इंडस्ट्रीज कम चल रही थी, और दूसरी वजह ये भी थी कि कोयला हमने कम निकाला। क्यों कम निकाला? क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे पास मजदूर भी कम आए। फिर कोरोना खत्म होते ही हुई जैसे ही मतलब इंडस्ट्री फिर से एक बार फिर से जोर से इंडस्ट्री शुरू हो गई है, तो अब ये देखने जाता है कि कोयले की मांग बढ़ी हुई है। तो फिर बारिश हो गई, तो बारिश होने की वजह से कहीं कोयले की माइंस ऐसी है हिंदुस्तान में कि जो कोल इंडिया के निर्धारित में चल रही है, तो वहां पर पानी भरा हुआ है, इसीलिए हम ज्यादा कोयला नहीं निकाल सकते। यह सत्य हकीकत है। पर देखने जाए तो अभी कोल इंडिया ने भी कहा है कि हम 1 महीने में पूरी सिस्टम को हम सही ट्रैक पे ले आएंगे, और कोयले की डिमांड बढ़ने के हिसाब से पूरी दुनिया में कोयले का रेट भी बढ़ गया है, तो ये भी हमें देखा गया है। तो अभी कुल मिलाकर बात यह है कि हम जानते हैं कि जैसे 24 दिन का हमारे पास भंडार है, अभी कोयला 24 दिन तक को कतई खत्म नहीं होगा, पूरे देश में कहीं भी बिजली नहीं जाएगी, और हमारी जो डिमांड है बिजली की और कोयला की जो डिमांड है वो हम सरकार फुलफिल करेगी। तो 24 डेज तक देयर इज नो प्रॉब्लम। और उतने दिनों में 24 दिनों में अभी बारिश भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो कोल इंडिया और वगैरह जो कंपनीज के द्वारा हम इंपोर्ट भी करते हैं, तो वो कोयला देश में आ जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, माननीय अमित भाई ने भी उसका दौरा किया है, और ये बड़ा पेचीदा मामला है। इसीलिए हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठगण बहुत चिंतित हैं, और आने वाले दिनों में कोयले बहुत अच्छी तरह से फिर से कोल इंडिया में माइनिंग से निकाला जाएगा, और ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता है क्योंकि हम बिल्कुल जागरूक सरकार है। जी बिल्कुल,
डॉक्टर फोरम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम बिजली संकट की बात करते हैं, जब भी बिजली संकट शब्द आता है, कहीं ना कहीं बीज कटौती हमें याद आ जाती है। अगर कटौती आती है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है, और जैसे ही डिमांड और सप्लाई है वो अनबैलेंस होता है तो प्राइस की जो भी है वो भी इश्यू सामने आने लगते हैं। मांग, और आप मांग की अगर बात करें, अगर मांग बढ़ जाती है सप्लाई से, मतलब आपूर्ति से मांग अगर बढ़ जाती है तो निसंदेह प्राइस बढ़ेगी। अभी जो सिचुएशन है यही सिचुएशन दर्शा रही है कि मांग एकदम से बढ़ गई है, और क्योंकि आपूर्ति नहीं हो पा रही है इसलिए इसके प्राइस, कीमतें बढ़ रही है। ये तो सिंपल सा अर्थशास्त्र का नियम है। उसके अलावा भी जैसे ये संजीव जी ने बताया कि हाँ, बरसात इस बार एक्सटेंड हो गई है, ऑलमोस्ट 1 महीना आप एक्सटेंशन करके चल लो। पितृपक्ष में नॉर्मली गर्मी होती है, उसकी जगह हमने बरसात देखी। उसकी इफेक्ट कोयले की खदान में हुई। काफ़ी सारे एग्रीकल्चर क्रॉप, जैसे अभी हम मध्य प्रदेश गए थे तो सोयाबीन बरसात के कारण मतलब उसका बिगाड़ हो गया। तो हाँ, बरसात के एक्सटेंशन होने से ये होता है, बट उसके सिवा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इफेक्ट इस पे हो रही है। जैसे मांग की जानकारी, हमारे पास एग्जैक्टली मांग की जानकारी नहीं है कि कितना हमको चाहिए कोयला ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। कोयले की खान को हम ज़्यादा ही कैपेसिटी से चला रहे हैं, जिसके उसकी कैपेसिटी नहीं। जैसे उन्होंने बोला कि कोयले की खान आप चला लोगे, लेकिन जहाँ तक भारत के कोयले की खान की बात होती है, उसमें से 40% ऐसे कोयले होते हैं जिसका बेस राख होता है, जिसको हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो वो भी एक जानकारी लेने की ज़रूरी है। आपूर्ति की कमी तो है ही है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 30%, ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा वितरण के समय हानि होती है। मतलब 30% हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके कारण, और मतलब चोरी तो हो ही रही है, तो उसके कारण भी वित्तीय नुकसान भी ऑलमोस्ट 16 मिलियन जितना होता है। तो ये सारे बेसिक जो चीज़ें हैं जो हम ना सिर्फ अभी परंतु हर साल ये देखने मिलती है। और अभी ये साल की आप बात करो तो हाँ, कोयला ऑलमोस्ट 7 स्टेटों ने ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास पूर्ति प्रमाण में कोयला नहीं है, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाए उतना कोयला नहीं है। तो इससे क्या होगा कि 135 पावर प्लांट चल रहे हैं अभी हमारे, उसको कोयला देने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि वो जब 60% हम इंपोर्ट करेंगे, वो पैसा किस पे लगेगा? राज्य सरकार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या हम देंगे? जी जी बिल्कुल। योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न यही है कि कोयले की अगर हम संकट की बात करें, क्या लगता है क्या रहेगा असर? क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि त्योहारों के समय कहीं ना कहीं बिजली की मांग बढ़ जाती है आम दिनों के अगर हम कंपैरिजन में बात करें, लेकिन यहाँ पर तो कोयला संकट यानी कि बीज संकट मंडरा रहा है। जल्पा जी, देखिए, हमारे देश में 70% पावर जो बनता है वो कोयले के प्लांट से बनता है। तो वी आर डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन दिस कोल। और ये कोल सप्लाई जो है, जैसे संजीव भाई ने बताया, बहुत पेचीदा प्रश्न है, लेकिन उसको प्लान किया जा सकता है। हमारा गुजरात तो पहले पावर सरप्लस स्टेट था, अभी उसमें भी प्रॉब्लम हो गया। और संजीव जी ने बताया कि 24 दिन चले इतना कोयला है अपने पास, लेकिन आरपी सिंह जो ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने अभी बताया कि हमारे पास 4 दिन चले इतना कोयला तो है, यानी सिर्फ 4 दिन चलेगा। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या गड़बड़ होती है वो तो हम जानते हैं। तो और 7 स्टेटों ने पीएम को लेटर लिखा है कि हमें हेल्प करो, नहीं तो पावर का प्रॉब्लम हो जाएगा। आज के दिन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3-4 दिन में प्रॉब्लम होने वाला है। और पावर का प्रॉब्लम होने से अभी जो किसानों को बिजली मिलती है वो भी कम हो जाएगी। उसके कारण उसका जो क्रॉप अभी तैयार हुआ है वो भी नुकसान में जाएगा। ये सब देखते हुए गवर्नमेंट जो कन्फेस करती है कि 3-4 दिन उनके पास 4 दिन चले इतना कोल है, तो मुझे लगता है, और आरपी सिंह ने बोला कि ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है।
वो तो कोरोना में ऑक्सीजन की कोई क्राइसिस नहीं है, वो भी बता रहे थे। वो तो बाद में क्या है वो मालूम पड़ा। ये कोयले का जो है वो आपको कन्फेस करने में या स्वीकारने में क्या तकलीफ है। हाँ, उसका मैनेजमेंट करना, उसके पर पूरा ध्यान देना, कोयले के जो माइंस है वहां से कोयला हमको ठीक से मिले। कोरोना के कारण उसका उत्पादन कम हो गया था, वो सही बात है, पावर का यूजेज भी कम हो गया था, लेकिन कोरोना का काल खत्म हुए भी अभी 2 महीने 3 महीने हो गए, वहां तक ये कोयले का प्रश्न चल रहा है, वो ठीक नहीं है। वो उसमें कुछ मैनेजमेंट की खामी है, ऐसा मुझे लगता है। अपने पास कोयला पुरता है और हम इंपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश के लिए 80% कोयला हम देश में से लेते हैं, 20% बाहर से आता है। तो ये जो परिस्थिति है उसमें बाहर से जो आने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है, लेकिन उसका मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए। हाँ, ये संजीव जी की बात सही है कि चाइना में, मलेशिया में, कई और जगह भी ये पावर का प्रॉब्लम हो गया था। अभी हम न्यूज में भी देख रहे हैं, कई और कंट्री में भी है, लेकिन हमारे पास तो कोयला है और कोयला के सिवा भी हम दूसरे तरीके से भी पावर बनाते हैं। तो ये कोयले के जो अभी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में गवर्नमेंट को कुछ मैनेजमेंट का प्रश्न है, वो सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये हम सवाल में से बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल। संजीव जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम कोयले की बात करते हैं, हम जिस तरीके से योगेश जी भी बता रहे थे उस तरीके से अगर 70% अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कोयले से ही हम जो बिजली है वो उत्पन्न करते हैं। लेकिन दूसरे विकल्पों की अगर बात करें तो कभी इस पर इतना जोर नहीं दिया गया। जैसे अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो करीबन 2% जो है वो उत्पादन होता है, जो बहुत ही कम है। यानी अगर हम कोयले के अलावा और कोई विकल्प भी सोचे तो अभी के लिए तो वो मुमकिन नहीं है। नहीं, देखिए जल्पा जी, वैसे हम कोयला, गैस, हाइड्रो, आपने बताया वैसे 2% फ्रॉम सोलर, विंड एनर्जी और लिग्नाइट से हमारी बिजली प्राप्त होती है। पर हमें देखिए, हमारे पास, हमारे देश में गर्मी, मतलब सूर्य का प्रकाश इतना अवेलेबल है, सूर्य प्रकाश इतना अवेलेबल है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा जगह पर सोलर पैनल लगानी पड़ेगी, क्योंकि गुजरात तो अव्वल नंबर है सोलर पैनल लगाने में। हम अगर समझ लो कि महाराष्ट्र जाते हैं कि राजस्थान जाता है, तो गुजरात में जितना सोलर पैनल, डोमेस्टिक सोलर पैनल में जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना देश के कहीं, मतलब राज्यों में नहीं हुआ है। तो हमें सोलर पैनल के लिए अभी एक मुहिम करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम एक बात देखेंगे कि हम भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी चलाएंगे तो बिजली भी बनेगी कोयले से, समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को रिचार्ज करने के लिए भी कोयला चाहिए और अभी क्रूड भी महंगा हो रहा है। तो सोलर एनर्जी इज द ओनली ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि वो सस्ती भी है और हमें परवड़ती भी है। वैसे हम विंड एनर्जी की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि भाई, हमारी गुजराती में एक कहावत है कि सोना करता घड़ामन मोंगी। तो विंड एनर्जी में जो है उसके प्लांट्स जो है, हम पवन चक्की जो देखते हैं तो वो पवन चक्की काफी महंगी होती है। तो हमें सोलर एनर्जी पर ही अभी काफी डिपेंड करना पड़ेगा, और डिपेंड तो हम नहीं कर सकते, पर हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। और सभी राज्य के मुख्यमंत्री को, कि जहां पर भाजपा का राज्य है या नहीं है, तो हर जगह पर पूरे भारतवर्ष में हमें सोलर एनर्जी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में करीबन 7 महीना 8 महीना ज्यादा सोलर एनर्जी रहती है, तो बेखूबी हमें उसका उपयोग भी करना चाहिए। ये मेरी राय है। जी बिल्कुल। डॉक्टर फोरम जी, आपकी ओर लौटना चाहूंगी। अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं कोयलों की कीमत की, जिसकी वजह से शायद विदेश से आयात में भी कमी हुई थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया में मार्च में कोयले की जो कीमत थी वो करीबन $60 प्रति टन थी, जो सितंबर में बढ़कर $200 प्रति टन हो गई। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें तो कोयले के दाम भी जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसी ऐसे में अगर हम आयात का भी ऑप्शन सोचे तो कहीं ना कहीं इसकी सीधी असर जो है वो हमारे अर्थतंत्र पर रहेगी। अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें तो हमें 60% मतलब ये चीज़ कोयला आयात करना पड़ेगा। अगर 60% आप कोयला आयात करते हो, जैसे संजीव जी बता रहे हैं कि कर देंगे 1 महीने में, अगर हो जाए अच्छी बात है। वैसे बारिश रुकी गई है ऑलमोस्ट काफ़ी राज्यों में,
अगर हो जाए अच्छी बात है, अगर नहीं, अगर यही सिचुएशन मतलब यही स्थिति चालू रही तो हम 60% कोयला आयात करेंगे। तो जैसे मैंने प्रश्न पूछा कि वो कोयला आयात करेंगे तो उसका जो प्राइस होगा वो किस पे जाएगा? क्या राज्य सरकार वो भुगतने के लिए तैयार है, सक्षम है, या केंद्र सरकार सक्षम है, या फिर गिन चुन के वो करदाताओं पे आएगा जो एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं? क्योंकि जो कर की चोरी कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। प्राइस चाहे 1 रुपया हो या प्राइस चाहे 60 रुपीज हो, उनके लिए वो समान ही है। लेकिन जो पे कर रहे हैं, जो लीगली पे कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उन पे ये प्राइस लगेगा तो वो कितना बढ़ेगा? क्या सब्सिडी उसमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो वो एक ऑल्टरनेटिव हमें सोचना चाहिए। अब जैसे संजीव जी ने एक बात बहुत अच्छी की, सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा राजस्थान में बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बट प्रश्न ये है कि वहाँ पे मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज है। क्यों सरकार, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, ये चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, वो क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ऐसी कोई चीज़ें सरकारी ही नहीं पैदा कर रहा कि जिसकी वजह से इसके प्राइस कम हो? हम तो प्राइवेट पे जा रहे हैं, तो उसका भी बढ़ेगा। जैसे अभी फॉर्च्यून करके एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ था जिसमें 500 कंपनीज थी। 500 कंपनी में से 98% कंपनीज चाइना की थी, विच वॉज बिंग सरकारी थी। जब यूएसए की बात करें तो 118 कंपनीज, ऑलमोस्ट 95% कंपनी सरकारी थी। जहां भारत की बात होती है तो वो निजीकरण का दौर बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में प्राइस भी तो बढ़ रहा है। क्या सबको ये मतलब सब ये प्राइस पे करने के लिए कैपेबल है? तो सरकारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर होगा तो प्राइस ओवरऑल डाउन होगी। हाँ, सौर ऊर्जा हमारे देश के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है, पवन ऊर्जा भी है, पर क्योंकि में मेजर जो टर्बाइन होता है वो हम आयात करते हैं। हमारे यहाँ इतनी आईआईटीज है, इतने इंजीनियर्स है, लेकिन हम वो बनाने में सक्षम नहीं है, वो हमें आयात करना पड़ रहा है, इसलिए हम वहाँ हाई प्राइस पे करते हैं। जब आप ऑल्टरनेटिव या नवीनीकरणीय ऊर्जा की बात करते हो तो क्यों यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट हो के, मतलब ये तो एक लंबी बात है, अभी 15 दिन या 1 महीना में नहीं होगा, पर अगर आपको ये सारी चीज़ों की कीमत घटानी है तो आपको ये ऑल्टरनेटिव में पैसे डालना, निवेश करना ही होगा। तो सरकार इस बारे में क्या सोचती है, ये प्रश्न शायद ये हमारे संजीव जी कुछ जवाब दे पाए। जी बिल्कुल। जी संजीव जी, आपसे कुछ पूछा गया। जी नहीं, फोरम जी ने बड़ी डिटेल में अच्छी बात कही है, क्योंकि सरकार अभी जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो मुहिम है वो पूरे भारतवर्ष में सोलर एनर्जी कैसे सबसे ज्यादा हम डेवलप कर सके, ज्यादा उसका प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि गुजरात में हर जगह पर सब्सिडी है, वैसे हर राज्यों में, पूरे भारतवर्ष के राज्यों में सब्सिडी आने वाले दिनों में होगी। और केंद्र सरकार भी अभी एक पूरा उसमें अभी राज्य सरकार का सब्सिडी चल रहा है, तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार भी उस पर विचार कर रही है और पूरे भारतवर्ष में ये मैक्सिमम हम सोलर एनर्जी डेवलप कर सके। डोमेस्टिक और जो भी इंडस्ट्रियल है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं सोलर पार्क्स होते हैं, जैसे फोरम जी ने बताया कि काफी प्राइवेट कंपनीज भी इसमें लगी हुई है, और हमारे धौलेरा है, ये कच्छ बिगेर एरिया है, राजस्थान बिगेर एरिया है, जहां पर प्राइवेट कंपनीज भी है। देखिए, हमारा देश में प्राइवेट कंपनीज ज्यादा है। चाइना की बात करें तो चाइना में कोई कंपनी प्राइवेट नहीं है, मतलब जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब गवर्नमेंट की हर कंपनी में उनका पार्टनरशिप होती है। तो दे हैव अ डिफरेंट सिस्टम सिंस वेरी लॉन्ग बैक। तो हिंदुस्तान भी अभी वही काम कर रहा है। आने वाले दिनों में हम भी किसी प्राइवेट कंपनी को हमारा कोई एयरपोर्ट देते हैं, ये देते हैं, हमारी कोई कंपनी चलाने देते हैं, अगर समझ लो कि एयर इंडिया की बात है, तो एवरीथिंग हमें सरकार की साथ में पार्टनरशिप करके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही अर्थतंत्र को बढ़ावा मिलता है। ये पूरी विश्व में देखा गया है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही लाइन पर कार्य करेगी, ये एक तय है। जी योगेश जी, आपकी और यूएसए में तो डेमोक्रेटिक है, फिर भी वहां पे सरकारी कंपनियां ज्यादा अच्छे से चल रही है सर, ऐसा भी, मतलब चाइना डिफरेंट मॉडल है। हम जानते हैं कि द लेवल ऑफ डिसिप्लिन इज डिफरेंट इन यूएसए। हमारे देश में भी हम वो करने जा रहे हैं, पर कहाँ तक हम लोग सफल भी हुए वो हमें पता है, क्योंकि हमारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है
कि कितना हमें मुनाफा दे पाता, वो भी हमें पता है। तो अभी हमारे पास वही रास्ता है जैसे जो रास्ता चाइना ने अपनाया है कि भाई हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके ज्यादा से ज्यादा इस मामले में आगे बढ़े। पीपीपी मॉडल में दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोल सरकार को किस तरह अपने हाथ में रखना है वो भी आना होगा, और कौन सी चीजें हैं जो जिसकी स्ट्रेटेजी या उसके रूल सरकार के चलेंगे वो तय करना भी उतना ही जरूरी होता है। योगेश जी आपकी और जी योगेश जी आपकी ओर भी लौटेंगे, संजीव जी आपकी ओर भी लौटेंगे, योगेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर देश में कोयले की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नियम भी है कि सभी पावर प्लांट को कम से कम 20 दिनों का कोयला भंडार रखना होता है, और अभी जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री ने ही बताया कि 4.5 दिन का हमारे पास स्टॉक है, क्या लगता है कहीं ना कहीं वो जो नियम बनाया गया था कुछ सोच के ही बनाया गया होगा, और जब 20 दिन की अगर हम बात करें और कहां हम 4.5 दिन की बात करें, यानी कहीं ना कहीं संकट की जो स्थिति है वो यहीं से उत्पन्न हुई है। एक बात तो जरूर है, संकट है। अभी कोयला हमारे माइंड में से हम निकालते थे, लेकिन वो बंद कर दिया गया था कोरोना के कारण। उस टाइम सोचना चाहिए था कि कोरोना कोई लाइफ टाइम नहीं है, वो भी कभी न कभी जाएगा, तो उसके लिए कुछ स्टॉक किया होता। और हमारे पास स्टॉक करने की कितनी क्षमता है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसका स्टॉक करना होगा, तो ये कोयले का संकट इस तरह से नहीं हुए। और अभी इंडस्ट्री पहले जो कोरोना काल में नहीं चलती थी वो अभी फुल फ्लेज चल रही है, उसका भी एक कारण है। लेकिन वो तो पहले भी सोचना चाहिए था कि कोरोना जैसे खत्म होगा तो इंडस्ट्री चालू होगी, लोग काम पर नहीं है वो भी स्लोली आने लगेंगे। माइंस में भी जो मजदूर थे वो नहीं थे, वो भी अभी आने लगेंगे। ये सब प्लानिंग की बात है, तो ये सोचकर हमको चलना चाहिए। अभी सौर ऊर्जा की बात हुई तो उसमें हमने कितने सालों से ये बात कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और हमारे पास जैसे आपने बताया बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत इंजीनियर वगैरह है, कम नसीब ये है, देश का दुर्भाग्य है कि ये लोग विदेश में जाके उनकी सरकार को मदद कर रहे हैं, अपनी सरकार इन लोगों का मदद नहीं लेते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो इंटेलिजेंट आईआईटी के इंजीनियर्स है वो यूएस चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, यहाँ उनका लाभ क्यों नहीं लेते? उनको पूरी सुविधा मिले तो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसका भी लाभ ले सकते हैं। ये सोलर सिस्टम जो है उसको और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। अभी मेरे घर पर मेरी फैक्ट्री पर लगी हुई है, लेकिन उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए वो जो मैन्युफैक्चरर वो भी बोल रहे हैं कि अभी उसके ज्यादा हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। इसका कारण क्या है? तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम जो है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कोयले की बात करें तो फोरम जी मेरे साथ एग्री होंगे कि कोयला लाइफ टाइम नहीं चलने वाला है। हम पृथ्वी में से कितना अर्थ में से निकालेंगे? जैसे ऑयल की बात है, ऑयल भी कोई अनलिमिटेड नहीं है, कोयला भी अनलिमिटेड नहीं है, तो कोई अदर सोर्स तो सोचना पड़ेगा। और भारत के पास इतने इंजीनियर है, इतनी व्यवस्था है, उसका हम प्रयोग करें। और फ्यूचर का देख के ये हमारे आप बोल रहे थे 24 दिन या 2 महीने की बात नहीं, 10 साल का सोचना पड़ेगा। 10 साल के बाद कोयले की सब माइन खाली हो जाएगी तो क्या करेंगे? ये होने वाला है। जैसे ऑयल की बात करो तो ऑयल फील्ड जो है वो भी कितने साल तक चलेंगे? कोई अल्टरनेट ऊर्जा का स्रोत हमको सोचना पड़ेगा। तो ये अभी से ये संकट अभी जो आज आया है उसके पर गवर्नमेंट को और प्राइवेट कंपनी को भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग कुछ करें। मुझे याद है कि हमारे गुजरात में पहले टेक्सटाइल मिल चलती थी तो उसमें स्टैगरिंग किया गया था, एक दिन ये मिल बंद रहेगी, एक दिन ये मिल बंद रहेगी। वो दिन देख के भी हमने ये सोचा नहीं कि देयर शुड बी सम अल्टरनेट अरेंजमेंट। पावर का प्रोडक्शन करना वो सिर्फ कोयले से होता है या वो संजीव भाई ने बताया वैसे वो डैम से होता है या कोई और तरीके से होता है, वो सोचना पड़ेगा। और ये लाइफ टाइम ये चलने वाला नहीं है, ये सोच के हमको आगे चलना पड़ेगा। आपकी ओर लौटना चाहूंगी संजीव जी। यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या महाराष्ट्र, या फिर हम पंजाब और दिल्ली की बात कर ले, कहीं ना कहीं ये जो राज्य सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं कोयले की कमी से बिजली जो उत्पादन है उसमें कमी की शिकायत केंद्र सरकार को पहले से ही
कह चुकी है और कहीं ना कहीं ये बोला भी गया है कि जरूरत लगने पर जो बिजली है उसमें कटौती भी लाई जाएगी। क्या लगता है? देखिए, ये हमारे गुजराती में और एक कहावत के पानी पहले पार बांधवी है ना। तो मतलब ये जो राज्य सरकार है जो भाजपा प्रेरित नहीं है, हम नीतीश कुमार की बात नहीं करें तो सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो देखिए, वो लोग ने पहले से ही मतलब अपना सेफ जो बात थी वो बता दी है। पर केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार कोयला देने के, बिजली देने के लिए कटिबद्ध है और अमित भाई भी अभी इस मामले में उन्होंने अपना हाथ पांव रखा है, तो जरूर न जरूर कुछ एक अच्छा रिजोल्यूशन आके रहेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर फोरम जी, आपकी ओर लौटना चाहूंगी। यहाँ पर यह भी है कि मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दे दी थी, जैसे ही बीज कटौती की कई जगह पर बात भी चल रही थी, तब मंत्रालय ने स्पष्ट चेतावनी ये दी कि कोई बिजली वितरण कंपनी पीपीए के अनुसार बिजली उपलब्ध होने के बावजूद कटौती का अगर सहारा लेता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यह कितना जरूरी था अगर मंत्रालय की ओर से ये चेतावनी की बात करें? अगर आप बीज कंपनी की बात कीजिए तो कटौती शायद गुजरात तक में आम बात है। हाँ, गुजरात में इतनी मतलब शायद 1 घंटा, जैसे अहमदाबाद की अगर आप बात कर लो तो वो प्राइवेट कंपनी चला रही है। अगर आप गुजरात गवर्नमेंट वाली जो कंपनी चला रही है उसमें भी आई थिंक वीक में एक बार 1-8 घंटा तो होती है। पर यही चीज अगर आप दूसरे राज्यों में देखने जाओ तो वहां पे 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे ये कॉमन चीज है। तो बीज कटौती हमारे देश में नई बात नहीं है। बस सवाल भी ये है क्योंकि 4 दिन की बात कर रहे हैं, तो ये 4 दिन, 4.5 दिन की अगर आप बात कर रहे हो तो वो चीज एक सही में सबसे बड़ी चैलेंज हो जाएगी। और रही निजी कंपनियों की बात, तो सरकारी नियम के अनुरूप उनको नहीं ही कटौती करनी चाहिए। मॉनिटरिंग करने के लिए सरकारी कोई संस्था उपलब्ध है जो देख पाए कि इनके पास इतनी कैपेसिटी है और ये लोग सही में बीज कटौती कर रहे हैं। प्राइस बढ़ाने के लिए, मतलब कीमतें बढ़ाने के लिए बीज कटौती कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में अभी ये बीज कटौती की बात चली है। तो शायद हम अभी थोड़ा रोक ले सप्लाई, तो हम ज़्यादा कीमतें वसूल कर पाएंगे कस्टमर से। तो ये सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई मॉनिटरिंग विंग है जो देख पाए कि हर निजी कंपनी की सिचुएशन या कैपेसिटी क्या है? जी बिल्कुल। योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम नेशनल पावर पोर्टल के आंकड़ों की बात करें, अगर कुछ बीते 24 घंटे में जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार देखें तो 110 प्लांट में 16 ऐसे हैं जिनके पास स्टॉक खत्म हो चुका है। अगर 30 प्लांट के पास अगर हम बात करें तो 1 दिन का स्टॉक है। अगर हम 18 के पास बात करें तो 2 दिन का स्टॉक है। अगर हम 19 प्लांट की बात करें तो उनके पास 3 दिन के आवश्यक उनके पास स्टॉक है। 9 के पास अगर हम प्लांट के पास बात करें 4 दिन का स्टॉक है। 6 प्लांट की बात करें 5 दिन का है। 10 प्लांट की अगर हम बात करें तो 6 दिन का उनके पास कोयला जो है वो स्टॉक है। जबकि 2 प्लांट ऐसे भी है कि जिनके पास 7 या 8 दिन का स्टॉक है। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली घटना सामने आई वो शनिवार को हुई थी कि जब रायबरेली के पास में जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है यानी कि एनटीपीसी की जो दूसरी इकाई थी उसे बंद करना पड़ा। यानी इसके बाद ये जो मामला है वो बहुत ही ज्यादा मतलब चिंताजनक हो गया। आपने जो फिगर्स दिए वो दर्शाते हैं कि हमारे यहाँ कोयले की अभी इमरजेंसी हुई है, गंभीर परिस्थिति है, वो स्वीकारना पड़ेगा। हमारे पास इतना कोयला नहीं है कि सब प्लांट अच्छी तरह से चले। मेरे पास जो फिगर है उसमें 80% पावर प्लांट ऐसा है कि 24 घंटे में चला सकते हैं, उससे ज्यादा शायद नहीं चला सके। फिगर्स की बात छोड़िए, लेकिन जो अभी इमरजेंसी खड़ी हुई है पूरे देश में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में है या महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। 7 स्टेट चीफ मिनिस्टर्स ने पीएम को लेटर लिखा है कि हमें कुछ हेल्प कीजिए, या तो ऑयल दीजिए, गैस दीजिए, ये कीजिए। लेकिन परिस्थिति गंभीर है। अमित शाह होम मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने जो मीटिंग इमरजेंसी बुलाई उसमें सब ऊर्जा मंत्री भी हाजिर थे, एनटीपीसी के ऑफिसर्स भी हाजिर थे, और उन्होंने कुछ न कुछ उसका कोई सॉल्यूशन तो सोचा ही होगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पूरी चिंतित है, लेकिन ये चिंता कब होती है कि जब ये इमरजेंसी आई तब होती है।
वो पहले से चिंता करनी चाहिए थी और उसका वेल प्लान होना चाहिए। आज नहीं तो कल ये होने वाला था, ये समझ में आना चाहिए था। तो उस तरह से प्लानिंग करना जरूरी है। और हमने मैं फिर से वो सोलर की बात करूंगा, उसके पर अभी गवर्नमेंट को कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे संजीव भाई ने बताया कि हमारे गुजरात में जहां भी जाओ वहां आपको सोलर पैनल दिखाई देगी। कच्छ में तो इतना बड़ा प्लांट पीएम साहब ने बनाया है कि शायद दुनिया में बड़ा है। तो ये इस तरह का प्लानिंग करना चाहिए। पहले जब थर्मल पावर स्टेशन नए बनाने का प्लानिंग था, इस तरह से ये सोलर पावर बनाने का भी प्लानिंग होना चाहिए और एकदम जोर से चलना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसी कोयले की परिस्थिति होवे तो उसमें सोलर से हमारा, अभी जैसे आपने बताया 2% हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस हो सके तो कुछ आपूर्ति हो सकती है। जी बिल्कुल। संजीव जी, आपकी ओर लौटना चाहूंगी, क्या कहेंगे अगर हम रायबरेली की इकाई बंद होने की घटना को ध्यान में रखें या फिर जिस तरीके से मैंने आंकड़े बताए अगर उस पर गौर करें। सबसे ज्यादा प्रश्न ये होता है कि जब नियम बनाया गया था 20 दिन का स्टॉक जो है वो आवश्यक होना चाहिए उसमें, लेकिन जब ही ये 20 का आंकड़ा जैसे ही करीबन नीचे गया तब क्यों नहीं हमने इस पर एक्शन ले लिया तुरंत ही, या फिर हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं ये सोच के कि नहीं चलो 4.5 दिन, मतलब अगर ओवरऑल बात करी जिस मंत्री ने कि 4.5 मतलब दिन चले उतना स्टॉक है, क्या हम उसी के साथ बैठे रहे या फिर 20 के नीचे ही जिस तरीके से रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी तभी हमें कहीं ना कहीं कुछ एक्शन मोड में आ जाना चाहिए था? देखिए जल्पा जी, वैसे तो बारिश की वजह से हर प्लांट्स में प्रॉब्लम्स थी, पर अभी हमारे लिए खुशी के समाचार ये है कि बारिश भी कम, मतलब बारिश जा रही है। तो जो कोल इंडिया की जितनी भी माइनिंग्स है वो आने वाले दिनों में, आपके पास जो फिगर्स है, मेरे पास फिगर्स थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि भी 24 दिन तक पूरे देश में चले इतना कोयला है। अगर कोई एक आध जगह, लेकिन आपके मंत्री ने 4.5 दिन का बोला आ रहे हैं, और मैंने तो फिर भी नेशनल पोर्टल के भी अंक दिखाए जो अलग अलग प्लांट में अलग अलग दिन का स्टॉक बता रहे हैं। आज का जो रिसर्च है वो मेरे पास, मैंने भी लिया है, और आज दिव्य भास्कर में भास्कर तपास ने भी मतलब ये है, और मैंने भी गूगल से यहाँ बैठने से पहले थोड़ा स्टडी किया था। तो अभी द लेटेस्ट फिगर्स आर 24 डेज, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो और अभी बारिश भी नहीं है, तो आने वाले दिनों में कोल इंडिया का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और हम आशा रखते हैं कि भाई हमारी सरकार भी जो है बड़ी चौकन्नी है, और गैस आधारित और जो भी और जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन भी अमित भाई और सब मतलब पूरे बीज मंत्री और हमारा पूरा बीज मंत्रालय है सोच के रखा होगा। और अगर लोड शेडिंग भी थोड़ा कहीं पर आपने बताया कि जैसे किसान पर या तो इंडस्ट्री पे हो सकता है, तो ये न होने की कोशिश भी सरकार की जारी रहेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर फोरम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जब हम कोयले की बात कर रहे हैं, उसके संकट की बात कर रहे हैं, तो फिर ऑप्शन की भी चर्चा उतनी ही ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये अगर कोयला संकट की बात करें, शायद हो सकता है कि कुछ प्रयास से हम अभी की जो सिचुएशन है उसे टैकल भी कर ले, लेकिन प्रश्न यही है कि आगे जाकर क्या होगा, या आने वाले समय में जब कोयला खत्म हो गया, या फिर अगर कोयले की कीमत जिस तरीके से अभी बढ़ती जा रही है कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, तब हम क्या करेंगे? अगर हम प्राइस की दृष्टि से भी देखना है तो कहीं ना कहीं विकल्प उतना ज्यादा जरूरी है। अगर हम विकल्प की बात कर रहे हैं तो शायद तैयारी की शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। आपने बहुत सही बात की है। शायद भारत हमारा सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन कंट्री में आता है। पहला चाइना है, फिर भारत है, फिर यूएसए है। तो पृथ्वी की खुद की एक क्षमता होती है कि जैसे सर जी ने बताया कि 20 साल के बाद तो खत्म हो ही जाएगी, या योगेश जी ने जिस तरीके से बताया, उसके बाद क्या? तो जैसे मैंने कहा कि उसका ऑल्टरनेटिव अभी से, जैसे जापान में उस पर रिसर्च शुरू हो गया है, यूएसए में तो है ही है। पीपीपी मॉडल की बात अच्छी है जी, वो हो पाए, किंतु राज्य सरकार क्या थोड़ी जिम्मेदारी लेके खुद से एक रिसर्च या डेवलपमेंट तरीके के विंग, मतलब जो जिस तरीके का रिसर्च हो पाए ऐसा कर सकती है? ऐसी तो नहीं है कि हमारे देश में क्षमता नहीं है। जैसे योगेश जी ने बताया कि भाई पूरे लोग बाहर जाते हैं, तो वहाँ क्यों? ऐसा तो नहीं है कि मतलब भारत में आपका दिमाग नहीं चलता और बाहर जाके आपका दिमाग चलने है, तो हमारे ही लोग, तो वो ब्रेन ड्रेन भी नहीं होगा, ऊपर से हमारी क्षमता भी बढ़ेगी।
तो प्राइवेट कंपनी पे डिपेंडेंट होके, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये आप बात कर रहे हो कि ये जो क्या दिवाली अंधकारमय होगी, तो उसको उजाला देने के लिए क्या हम सरकार से आशा रखेंगे या प्राइवेट कंपनी से आशा रखेंगे? तो वो एक ऑल्टरनेटिव, मतलब जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की बात कही, तो क्या सरकार कोई संस्था या सरकार कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्पेसिफिक रिसर्च ओरिएंटेड कार्य करने में दिशा देगी, या फिर हम निजी ही कंपनियों से आशा रख सकते हैं? मेरा सवाल ये था। जी जी बिल्कुल। योगेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जैसे डॉक्टर फोरम जी भी बता रही है, ये बहुत ही जरूरी होता है कि समय पर रिसर्च मतलब हो, रिपोर्ट भी आए। जैसे कि अगर कोरोना काल की अगर दूसरे अगर हम वेव की बात करें, तब भी अगर हमने फॉरेन में जिस तरीके से दूसरी वेव आई थी, वहां पर स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा था कि भारत को भी इससे खतरा है। अगर उस रिपोर्ट को अगर हमने थोड़ा कंसीडर कर दिया होता तो शायद इतनी भयानक सिचुएशन यहाँ नहीं होती। ऐसे ही अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि भारत पर संकट है ही आया है, इससे पहले जब चाइना में संकट आया था, हमने देखा था कि वहां पर क्या सिचुएशन हो गई। और अगर हम चाइना की ग्रोथ रेट की बात करें तो उस पर कितना गहरा असर पहुंचा। अगर हमने उससे भी थोड़ा होमवर्क कर लिया होता तो शायद हम अभी जो मुकाबले पे खड़े हैं उससे शायद बेहतर हम पोजीशन पे खड़े होते। फिलोसॉफी में ऐसा कहा गया है कि आप अपना डेवलपमेंट खुद कर सकते हो, लेकिन किसी और का डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसका भी स्टडी करो, उसमें से कोई प्लस पॉइंट है वो आप स्टडी करो और अपनाइए। तो इस तरह से दूसरे देश ये संकट आने वाला है ये सोच के, जैसे आपने बताया जापान, चीन, तो उन लोगों ने क्या क्या किया वो हमको स्टडी करना चाहिए और पॉसिबल है उनको हम फॉलो भी करें। तो ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है उसका उपयोग करके भारत में हम लोग आगे का प्लानिंग करें। आज तो अमित शाह ने मीटिंग बुलाई तो शायद ये किसी भी और तरीके से ये दीपावली जैसे फोरम जी ने चिंता व्यक्त की से ऐसे अंधकार में नहीं होगी, लेकिन पूरे भविष्य के लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। चाइना ने क्या किया उसके लिए एक स्टडी करना चाहिए, R&D करना चाहिए। जापान ने क्या किया, मैं एक दूसरी लाइन पर बात करूं, हमने रेलवे, पूरी रेलवे हमारी कोयले पर चलती थी, उसको फिर ऑयल में, डीजल में किया और बाद में उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। तो उससे फायदा क्या हुआ कि कोयले का ट्रांसपोर्टेशन जो था वो कम हो गया, उससे कुछ उसके ऊपर खर्चा जो लगता था वो कम हो गया। और आज तो इलेक्ट्रिसिटी से जो चल रही है उससे बहुत फायदा हुआ है रेलवे को। और रेलवे कोरोना काल में बंद थी, अभी चालू हो गई तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो तो वैसे कोयले या कई और साधन से ही बनती है। अभी संजीव जी ने बताया कि हम इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार बनाने वाले हैं और उसका भी चलन बढ़ेगा, तब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आज जितनी है उससे ज्यादा बढ़ने वाली है, इंडस्ट्री भी ज्यादा आने वाली है, कुछ न कुछ नई चीजें हम बनाने वाले हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। वो एक जीवन जरूरी चीज नहीं है, लेकिन वो तो एक एसेंशियल ऐसी है कि उसको आज हम लोग मानो इतने एक्स किलोवाट मेगावाट यूज करते, कल उससे ज्यादा चाहिएगा। ये सोच के प्लानिंग करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहे और ऐसे इमरजेंसी जैसा संकट आए तभी सोचने लगे, ये बात हमें भूलनी पड़ेगी। और ये हमारे भारतीय संस्कृति में है कि हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जब आग लागे त्यारे कुओं खोदो। तो जैसे ये जो बात है वो अभी भूलनी पड़ेगी और हमें आगे का प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी हम ये पूरे देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि भी नहीं, आप चिंता मत करो, आपका भविष्य, आपकी कोई दिवाली अंधकारमय नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपकी और लौटना चाहूंगी संजीव जी। अगर हम बात करते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट की, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ग्रीन कॉरिडोर वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था। ये भी चर्चा हुई थी उस वक्त कि कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में जो स्टेशन है वहां पर मतलब सौर एनर्जी कैसे आए, उस तरीके की भी मतलब व्यवस्था की जाएगी। क्या लगता है अगर ये सही में करा तो क्या फायदा होगा? देखिए, हमें हर जगह पर पहले तो सबसे पहले अभी जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो उसको ग्रीन बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। और ग्रीन बिल्डिंग के जरिए हमें जो बिल्डिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो हम 25 से 50% तक जो हमारी एनर्जी है वो वहीं से हम उसको प्रोडक्ट कर सके। क्योंकि अभी देखिए जो शीशे लगे हुए होते हैं हमारे जो
मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स होते हैं, तो उसकी जो पैनल्स होती है वो आने वाले दिनों में दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोलर पैनल, जहां पर मतलब सीधा सूर्य प्रकाश जाता है, वो सारी पैनल्स आने वाले दिनों में दैट शुड बी द ट्रांसपेरेंट, यू सी दैट ऑल शुड बी द सोलर पैनल्स। तो ये टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में जो R&D हो रही है हिंदुस्तान में, भी उसके ऊपर R&D हो रही है, तो आने वाले दिनों में हमें बिल्डिंग से ही मतलब जो बिल्डिंग की पर्याप्त जितनी एनर्जी की जरूरत है, तो वो 30 से 50% वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। वैसा आने वाले दिनों में हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, ना सिर्फ हिंदुस्तान संजीव में। जी, ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं शुरुआत गवर्नमेंट बिल्डिंग से ही करे? डेफिनेटली हो रही है। गवर्नमेंट ने किया है, हर जगह पे किया है। देखिए गवर्नमेंट ने सौरभ भाई जब बड़ौदा के पहले MLA थे तो बातें होती रहती थी, और जितनी भी हमारी ये नर्मदा कैनाल है, तो एक नर्मदा कैनाल के ऊपर भी हमने सोलर प्लांट लगाए हुए हैं, सोलर पैनल्स लगाई हुई है। कई जगह पे जो ब्रिजेस है और जो कुछ एरियाज है वहां पर बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। और हम हमारा गांधीनगर रेलवे स्टेशन भी जो बना है, तो वहीं पर भी अभी जो ये नया बना है लगाई गई है। तो आने वाले दिनों में हर जगह, मैं तो कहता हूं न केवल वालों को भी अभी सोलर पैनल्स अभी डोमेस्टिक में शुरू हो गया है। बिल्डिंग must have the solar panel system so they can produce their 25 to 50% of solar energy that should be converted into the electrical energy। वो होना जरूरी है आने वाले दिनों में। डॉक्टर फोरम जी, सौर आपकी ऊर्जा का और ना सिर्फ जी। पंचायत में अपितु ना सिर्फ म्यूनिसिपालिटी के ऑफिस में, अपितु पंचायत में भी आप मध्य प्रदेश में जाओगे, आप राजस्थान के गांव में जाओगे, आप गुजरात के गांव में जाओगे, जितने मैंने देखे हुए हैं, महाराष्ट्र के गांव में जाओगे, वहां पे पंचायत की बिल्डिंग पे भी उन्होंने सोलर पैनल लगाया है। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि क्या वो निजी है, तो उसका कॉस्ट कितना मरेगा? और जहां गुजरात और आप राजस्थान की बात करोगे, तो गुजरात और राजस्थान में कई कई जगह पे स्ट्रीट लाइट में भी वो सोलर पैनल का प्रयोग किया गया है, पर किंतु उसकी कीमतें बहुत ज्यादा है, तो वो हम नहीं कर सकते। तो उस पे मैंने ये प्रश्न पूछा था कि रिस्क आगे होगा, क्या होगा, अगर होगा तो क्या उसकी कीमतें कम होगी? हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस देख ले, कुछ वही लॉजिक समझ लीजिए। सही है, सही है। फोरम जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम बात करते हैं जब भी टेक्नोलॉजी में बदलाव की, तब संयंत्र में भी उतने ही बदलाव आने जरूरी होते हैं और लाए भी जाते हैं। जैसे कि अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, उसके बाद शायद एक विकल्प के तौर पर कहीं CNG भी हमने ढूंढा था, लेकिन CNG के भी अगर हम दाम देखें तो लगातार बढ़ रहे हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी ऑप्शन बना ले कि नहीं, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, हम इलेक्ट्रिक के तरफ मूव कर दें, लेकिन फिर क्या गारंटी कि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती ही मिलेगी या फिर उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी? और इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन का क्या? अभी इलेक्ट्रिक बाइक आज मैं ही खुद सोच रही थी कि एक ऑप्शनल, अभी क्योंकि पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक बाइक मतलब 2 व्हीलर की बात करो तो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से शुरू होती है। चलो ठीक है, एक बार इन्वेस्ट कर भी लो, अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा चलो एक बार इन्वेस्ट कर भी लो। पर क्या इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपने बताया, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो मुझे क्या पेट्रोल के प्राइस से ज्यादा पड़ेगा, मतलब पेट्रोल की कीमत से ज्यादा पड़ेगा या पेट्रोल की कीमत से कम पड़ेगा? जैसे जापान में अगर आप बात कर लो, जापान में मतलब ये एक्सपेरिमेंट के तरीके से हुआ था, अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन्होंने सोलर बाइक शुरू की थी और उसका जो बेस था वो प्लास्टिक का कुछ, मुझे पता नहीं कैसे कॉम्बिनेशन, टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता, पर उसका पूरा एक आर्टिकल आया था जिन्होंने प्लास्टिक का यूज करके कुछ बनाया था और जिसमें सोलर एनर्जी का उन्होंने प्रयोग किया था। मतलब प्लास्टिक का भी आपका यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक फिर से रिन्यू, मतलब वो प्लास्टिक पृथ्वी को बिगाड़ता है, तो उसका भी आपने यूज कर दिया और सोलर का भी यूज कर लिया। जबकि जापान में हमारे जितना सौर ऊर्जा अवेलेबल नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक बाइक की आप कीमतों की बात करो तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या फिर पेट्रोल की तरह उसकी भी कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की आपकी कीमत बढ़ रही है। तो वो देखना पड़ेगा कि प्लानिंग कैसे करो। जी बिल्कुल।
आपकी ओर लौटना चाहूंगी योगेश जी। अगर हम बात करते हैं आधुनिकता की, अगर हम बात करते हैं डिजिटल होने की, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे बेस में आ जाती है। यानी कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर सबसे बड़ा अब चिंता का विषय यही है कि अब आगे क्या, मतलब ऑल्टरनेट। आज तक जैसे कि हमारी चर्चा हुई, बातें कई बार हुई, कई बार प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होते हैं, कई बार अगर कोई नए प्रोजेक्ट होते हैं तब बात भी होती है कि इसमें हम ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, लेकिन फिर जब वो बन के तैयार होता है कुछ सालों बाद, तब कहीं ना कहीं हम फिर से ही वो पुरानी जो इलेक्ट्रिसिटी बेस है उस पर हम मतलब डिपेंड हो जाते हैं, नहीं कि कुछ नया सोच पाते हैं या कर पाते हैं। नहीं, नए नए इन्वेंशन तो कई हुए हैं, लेकिन उसका हम लाभ नहीं लेते हैं, और उसका लाभ लेने में इतनी देरी होती है कि वहां तक कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ये जो बात है उसको ध्यान में रखना चाहिए। फोरम जी ने एक बात बताई कि पंचायत के बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग में सोलर प्लांट लगे हुए थे। मुझे एक बात बतानी है कि हमारे अहमदाबाद में लॉ कॉलेज है, उसमें पूरा पार्किंग एरिया के ऊपर उन्होंने सोलर पैनल लगाई है। ये कहाँ लगानी, ये अपना दिमाग लगाने की बात है। अपने पास स्पेस बहुत है। मैं एक और बात इससे जुड़ी हुई बताऊं कि हमारा एक गुजराती इंजीनियर शिकागो में काम कर रहा था। उनकी वहां की गवर्नमेंट को सोलर एनर्जी का कैसे उपयोग करे वो बताने के लिए वो ही वॉज द कंसल्टेंट ढूंढा, और उससे पूछा कि भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए लैंड चाहिए, इसके लिए ये चाहिए। तो उसने बताया था कि आपके पास बहुत सी कैनाल है, वो कैनाल के पर आप ये सोलर पैनल्स लगाओ तो आपको कोई जगह, खेत या कोई जगह लेनी नहीं पड़ेगी, ये लैंड आपको मिल गया। दूसरा, उसके ऊपर ये पैनल लगाने से जो कैनाल में पानी है उसका इवेपोरेशन कम होगा। ये ऐसा गुजराती इंजीनियर अगर अमेरिका में जो कंसल्टेशन कर सकता है, तो मोदी जी है, सब मुमकिन है। उन्होंने इसको ढूंढ के यहाँ लाए और ये जो उपयोग किया, इस तरह से कई अपने पास मैं बोलूं कई लोग के माइंड या दिमाग है, उसका हम लोग क्यों उपयोग नहीं कर सकते। आने वाले 20 साल के बाद क्या होने वाला है वो आज से सोचना पड़ेगा। बिजली की, कोयले की, ऑयल की, सबकी तंगी हो जाने वाली है, लेकिन उसकी शॉर्टेज के लिए कोई ऑल्टरनेट तो सोचना पड़ेगा। और हमारे पास इतने लैंड है, जैसे मोदी जी ने कच्छ में जो बनाया प्लांट, वो तो एकदम सुपर्ब आइडिया है। वो अनयूज्ड सब लैंड था, उसको यूज किया है। और बीच में मैंने कुछ पढ़ा था, आज मुझे मालूम नहीं है, कि वो दरिया में से या सी में से उसके जो वेव्स आते हैं उसमें से भी वो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। उसका कोई हुआ या नहीं, मेरे पास कोई फिगर नहीं है, लेकिन वो भी एक ऑल्टरनेट है। तो इस तरह उसका रिसर्च करके अभी से उसका, इसके पीछे गवर्नमेंट को दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। और ये जो गवर्नमेंट है वो आज का मेंटेनेंस कर रही है, लेकिन भविष्य का क्या होगा उसके लिए भी कोई डिपार्टमेंट बनाए और उसका सोच के आगे का प्लानिंग करे। ऐसा करे तो मुझे लगता है कि ये ऐसे संकट भविष्य में नहीं आएंगे। बिल्कुल। संजीव जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा। जैसे कि हम अभी कोयले संकट की बात कर रहे हैं, हम बीज संकट की बात कर रहे हैं, प्रश्न ये भी आता है कि जो अवैध तरीके से खनन होता है, अगर हम कोयले की बात कर ले या फिर कहीं ना कहीं बिजली चोरी की बात कर ले, अभी भी कहीं जगह पे हमें आमतौर पे भी सुनने को मिलता है। अगर शायद और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस अगर गवर्नमेंट अपनाए वहां पर तो भी फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ता है। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, पहले जो बिजली की चोरी होती थी हमारे गुजरात के गांवों में, हमें पता है कि लोग गांव में घरों की बिजली की चोरी होती थी। पर पिछले कहीं हम देखने जाए तो गुजरात में तो 12-13 सालों से बिजली की चोरी कम हो गई है, क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन थोड़ा स्ट्रांग डेवलपमेंट में सोचती है, लॉ एंड ऑर्डर में सोचती है, तो होने की वजह से अभी हम 99 चोरी नहीं है, शायद 1% चोरी, 9% गुजरात के गांवों में चोरी नहीं है। और कोयले की बात करें तो कोयला का बिजनेस है वो काला सोना है, और वहां की पूरी सिस्टम डिफरेंट है, क्योंकि वहां की माफियागिरी सिस्टम है। जैसे हर जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है उसमें माफियागिरी होती है, वो हम जानते हैं। पर जैसे जैसे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन आया है, तो लॉ एंड ऑर्डर और अच्छी तरह से बना हुआ है।
तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से बना हुआ होने के कारण अभी आने वाले दिनों में ये मतलब अभी भी आज की तारीख में भी ये बहुत कम हो गया है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि खत्म नहीं हुआ है, पर ये जो परसेंटेज है वो हर जगह पे कम हो गया है, वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि पहले गांव में तो हम जाते थे तो 100% या तो 70% घरों में, छोटे छोटे जो कस्बे होते थे, हम पंचमहाल के छोटे छोटे कस्बों में जाते थे तो वहां कभी कोई बिजली का मीटर नहीं होता था, क्योंकि सरकार उसको प्रोवाइड नहीं करती थी। कोई अर्जी भी करता था तो सरकार से पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, पर अपने खेत में से अगर बीज का वायर जाता था तो लोग बिजली ले लेते थे। तो अभी तो क्या हो गया कि सरकार भी चौकन्ने हो गई, हमारी MGVCL, हमारा जो प्राइवेट कंपनीज है, टोरेंट है वगैरह, जितनी भी सारी कंपनीज जो है, तो दे आर वेरी मच एफिशिएंट। और पहले लोग मीटर में भी चोरी करते थे, समझिए कि जो मीटर में टेक्निक्स करके उसको कैसे मीटर स्लो चलाया जाए। तो आज की तारीख में ये सब नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर्स हो गए हैं। पहले क्या था, वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले मीटर्स थे तो उसको स्लो कर दिया जाता था, उससे कुछ टेक्नीशियंस भी होते थे। पर अब हम देखने जाए तो जिन लोगों के पास ऐसे पुराने मीटर्स थे तो हमारी इलेक्ट्रिक कंपनियों ने उनको दंड के साथ वो पैसे वसूले हैं। तो जैसे जैसे वो स्ट्रिक्ट हुआ है, पूरी सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर में हुई है, तो ये चोरी काफी हद तक, मैं कहता हूं खत्म नहीं हुई, पर काफी हद तक गुजरात में तो 99% खत्म हुई है। पहले हम यूपी और वगैरह राज्य में देखते थे कि वहां लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं था। वहां गांव में करीबन 5-6 घंटा बिजली होती थी, बाकी लोग जनरेटर्स वगैरह से काम चलाते थे। और वहां पर जो बिलिंग सिस्टम थी, हम जब यूपी में जाते थे कैनवासिंग के लिए तो हम वहां के गांव घूमते थे। जब योगी जी सरकार का लास्ट था वक्त, इलेक्शन का चुनाव था, तो हम गए थे तो कहते थे हमारे यहाँ उच्चक एडहोक बिल आता है। तो गांव में एडहोक बिल 250 रुपया का एडहोक बिल देते थे। अब वो निकल गया, क्योंकि योगी जी की सरकार के आने की वजह से वहां लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ। और जब लोगों को पूरी बिजली मिलती है, पूरे वक्त बिजली मिलती है, तो किसी को पैसा देने में दिक्कत नहीं होती है। तो देयर आर द सिक्कों की दो बाजू है कि आप अच्छा फैसिलिटीज दो और पैसा लो। तो ये कई मामलों में हमने देखा है कि एक लॉ एंड ऑर्डर बनने की वजह से ये हुआ है। जी, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं बिजली की जो आपूर्ति है वो भी रुके नहीं, और दाम भी लोगों को अगर हम देखें कि कन्वीनियंट हो उस तरीके के रहे, नहीं कि फिर मतलब देख रहे हैं हम कि कितने ही जगह बढ़ोतरी हुई है बिजली के दामों में भी, अगर हम बात करते हैं दूसरे देशों की या फिर बात करते हैं हम कुछ जगह की, तो यानी वो भी कंट्रोल करना उतना ही ज़्यादा मतलब एक बड़ा प्रश्न रहेगा। तो दंगल देश का में आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू जी। तो आज हमारा चर्चा का विषय था कि बिजली पर राजनीति तेज हो गई है। जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा था नरेंद्र मोदी जी को, और उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की थी जो मतलब अभी बिजली का संकट आने वाला है उसको लेकर। फिर हमारे जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है वो आते हैं, उनका निवेदन आता है कि कहीं ना कहीं ये जो बातें की गई है उसकी ज़रूरत नहीं थी, बिजली की जो आपूर्ति है वो ठीक तरीके से हो रही है और आगे भी करी जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि 4.5 दिन का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। अब अगर गौर फरमा जाए कि 4.5 मतलब दिन का उन्होंने स्टॉक तो उपलब्ध बताया, लेकिन जो नियम है पावर प्लांट के, अगर हम नियम की बात करें तो उसके तहत कम से कम 20 दिनों तक का कोयला भंडार रखना आवश्यक होता है। यानी कि अगर देश में हम चलने वाले 135 पावर प्लांट की बात करें तो सभी के लिए बहुत जरूरी है कि वो कम से कम 20 दिनों का स्टॉक रखे। लेकिन हम हाल ही के अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 20 दिन नहीं, लेकिन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से अभी बीच कटौती होगी वैसे भी बात सामने आई है। अगर हम दूसरे कई राज्यों की बात कर ले, हम राजस्थान की बात करें, तमिलनाडु, झारखंड हो या बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, ओडिशा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या पंजाब हो, सभी की जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये बता चुकी है कि बिजली उत्पादन में कमी आई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीच कटौती करनी पड़े, उस तरीके की सिचुएशन का निर्माण हो चुका है। अब देखना ये होगा कि आज की अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग भी बुलाई थी, करीबन 1 घंटे ये मीटिंग चली थी, जिसमें ऊर्जा जो मंत्री है वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी भागीदारी रही थी, मतलब एक चर्चा का उन्होंने की थी हेल्दी। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि चलो अगर हम अभी के लिए कोई ऑप्शन भी ढूंढ ले या कहीं ना कहीं बीच कटौती की भी नौबत ना आने दे, लेकिन आने वाले कल का क्या?
कोयले पे हम कब तक डिपेंड रहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के लिए दूसरे भी विकल्प है, उस पर जोर क्यों नहीं दिया जाता? या फिर उस टेक्नोलॉजी का हम निर्माण क्यों नहीं करते जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर किसी को, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात कर ले, अगर उसके प्राइस की बात कर ले, तो अगर हम आम लोगों की बात करें, गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनको वो उतना कन्वीनियंट नहीं होता है प्राइस। तो टेक्नोलॉजी तो हमें ढूंढनी है, लेकिन साथ में ही उसकी कॉस्ट भी उतनी ही मायने रखती है जिससे लोग उसे परचेज कर सके या उसका इस्तेमाल कर सके। यानी ये संकट तो आया है, मतलब आपत्ति तो हम कह दे अगर तो आई है, लेकिन अवसर इसे बना लेना चाहिए कि हम विकल्प ढूंढ ले कोयले का, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं अर्थतंत्र पर गहरा असर ना मिले। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।